warm welcome is Neutralite Live 360 Train the Trainer program के 5th सेशन। आज के सेशन का टॉपिक है कस्टमर हेल्थ अंडरस्टैंडिंग और इस सेशन को होस्ट करने के लिए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आज की स्पीकर को, जो है हमारी एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट सपना। सपना ने अपनी बैचलर्स आयुर्वेदा में किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन डायबिटीज एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन में किया है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से। सपना पिछले 7 इयर्स से एमवे से जुड़ी हुई है और 12 इयर्स की उनकी ओवरऑल एक्सपीरियंस है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में। सो विदाउट फर्दर अडू मैं बुलाना चाहूंगी वर्चुअल स्टेज पर सपना को इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए। सपना, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच वैशाली फॉर द इंट्रोडक्शन। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस सेशन में। इस सेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे वैशाली ने पहले ही बोला है कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक अभी तक आपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बना लिया है, लेकिन आज के सेशन के बाद से आपका बेसिकली मेक और ब्रेक टाइप का कंडीशन है कि यहाँ से आगे अगर कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आगे की जर्नी आपकी बहुत स्मूथ रहेगी। और यहीं से ही जो है बेसिकली अभी तक आप उसके दिल से जुड़े हुए हैं, राइट। और आज के सेशन के बाद आपको उसके दिमाग को कैप्चर करना है। ठीक है, तो इसी सेशन को और आगे बढ़ाते हुए पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। 2 मिनट दीजिए मुझे। वैशाली, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सपना। राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कस्टमर का होलिस्टिक हेल्थ अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है हमको, राइट। तो अभी तक के सारे सेशंस के थ्रू आपका एक मजबूत बेस बन चुका होगा, राइट। कि लाइक जैसे अभी तक के जितने भी 4 सेशंस हुए हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि कैसे जो है आपको स्टेप बाय स्टेप अपने कस्टमर के साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना है, कैसे उसके कस्टमर के पर्सोना को समझना है, कैसे एक कम्युनिटी क्रिएट करनी है, कैसे उसको इंगेज रखना है उस कम्युनिटी एक्टिविटीज में, कैसे उसके जो है हेल्थ गोल्स, उसके जो है हेल्थ एस्पिरेशंस, उसके लाइफ गोल्स को समझते हुए आपको उसको इंगेज रखना है। और ये कॉन्सेप्ट्स अभी तक आप ऑलरेडी सारे से अपने पिछले 4 सेशंस में समझ चुके होंगे। और पिछले सेशन में आपने ये भी समझा कि कैसे आपको अपने कस्टमर को एक शॉर्ट और क्रिस्प सोल्यूशन पिच करनी है, राइट। उसके अगेन हेल्थ गोल्स को समझते हुए जो उसके की हुक्स को आइडेंटिफाई करते हुए कैसे एक शॉर्ट और क्रिस्प सोल्यूशन प्रोवाइड करनी है, ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है, राइट। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं कि अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया है तो आपको ऐसे असाइनमेंट भी मिला होगा कि कैसे आपको एक शॉर्ट एंड क्रिस्प स्क्रिप्ट तैयार करनी है सोल्यूशन पिच करने के लिए। बट उस स्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए 4 पॉइंटर्स थे। कोई बता सकता है वो 4 पॉइंटर्स कौन से हैं? कुछ अगर मैं हिंट दूं तो आपको कस्टमर को अप्रिशिएट करना था, ग्रैटिट्यूड शो करना था। कोई भी पॉइंटर्स बता सकते हैं आप? 4 पॉइंटर्स थे उसके। इंट्रोडक्शन, चैलेंज, कीप इट शॉर्ट, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, मैं वो जो 4 पॉइंटर्स हैं मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट यानी आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कि जो है आपने उन्होंने आपको समझने का टाइम दिया, राइट। कैच अटेंशन यानी आप एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करेंगे जो उनकी स्टोरी से मैच करती होगी। क्रिएट रेलेवेंस, आप जो है एक कनेक्शन दिखाएंगे, एक रेलेवेंस दिखाएंगे कि जो उनकी प्रॉब्लम से ऐसी ही प्रॉब्लम आप ऑलरेडी मैनेज कर चुके हैं। एंड देन मेक योर आस्क। तो ये 4 पॉइंटर्स थे जिसके बेसिस पे आपको अपना स्क्रिप्ट तैयार करना था। अप्रिशिएट, कैच अटेंशन, क्रिएट रेलेवेंस एंड मेक योर आस्क, राइट। तो इसके थ्रू जो है आपने एक नीड क्रिएट की कस्टमर को कि
मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टोरी से कनेक्टेड है जिसका सोल्यूशन आप ऑलरेडी दे चुके हैं, और इसकी वजह से जो है कस्टमर में एक इंटरेस्ट जाग गया कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपने एक जरूरत उसको महसूस कराई कि अब नेक्स्ट स्टेप जो आगे बढ़ने से पहले जो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उसका कंप्लीट हेल्थ एनालिसिस, राइट। तो आपने आइडेंटिफाई किए की हुक्स और उसको एक रेलेवेंस एस्टैब्लिश किया इन डेप्थ हेल्थ एनालिसिस की नीड को लेते हुए, राइट। अब जो है, अब आपके पोटेंशियल कस्टमर को इंटरेस्ट आ गया है और उसने आपको टाइम भी दे दिया है, राइट। तो अभी तक एज अ सॉल्यूशनिस्ट आपने एक मजबूत नींव रखी है, आपने ऑलरेडी बेस बना लिया है, और यहां से अब हमें स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग बनाने की ओर बढ़ना पड़ेगा, राइट। और इसीलिए जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन डेप्थ हेल्थ एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है दोनों के लिए, कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी। कस्टमर के लिए क्यों? बिकॉज कस्टमर को ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका करंट हेल्थ स्टेटस क्या है। बिकॉज अगर आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा जब तक आप उनको प्रॉपरली समझाएंगे नहीं कि आपका ये हेल्थ स्टेटस अभी का ये है और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने चाहिए, तब तक बहुत सारे लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते, राइट। तो ये हेल्थ एनालिसिस बेसिकली एक वो अर्जेंसी क्रिएट करेगा, एक वो नीड क्रिएट करेगा, एक एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा कस्टमर को कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरा हेल्थ स्टेटस अभी ये है। और तभी वो अगले स्टेप की तरफ बढ़ेगा जो होगी उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द हेल्थ स्टेटस और साथ में हेल्थ जर्नी की शुरुआत। आपके लिए क्यों जरूरी है? आपके लिए अपने कस्टमर की कंप्लीट हेल्थ अंडरस्टैंडिंग का समझ होना क्यों जरूरी है? बिकॉज जब तक आप उसके हेल्थ स्टेटस को समझेंगे नहीं, तब तक आने वाले टाइम में आप उसको एक होलिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड कर नहीं कर पाएंगे, राइट। और दूसरी चीज, दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, जैसे सारिका के वन ऑफ द सेशंस में एक कोट था that to get the customers you need to go to heart, to the brain, to the wallet, राइट। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तक आप ऑलरेडी उसका हार्ट जीत चुके हैं, आप उसका दिल जीत चुके हैं, तभी वो कस्टमर आपके लिए लॉयल है और आपके साथ जुड़ा हुआ है। इस हेल्थ एनालिसिस के थ्रू आप उसके दिमाग को जीतेंगे, तभी वो आगे आने वाली जर्नी की शुरुआत कर पाएगा, राइट। जब आप दोनों कस्टमर और आप दोनों ही एक हेल्थ स्टेटस को समझ पाएंगे डीपली, गहराई से, तो बेसिकली क्या होगा कि आने वाले टाइम में जब एक कंप्लीट सोल्यूशन की जरूरत होगी, तो एक डिस्कशन ओपन रहेगा कस्टमर और आपके बीच में। आप दोनों ये समझ पाएंगे कि मुझे अपने हेल्थ स्टेटस के इस एस्पेक्ट पे काम करना है, राइट। तो एक ओपन डिस्कशन रहेगा कि हाँ मुझे सिर्फ ये चीज ठीक नहीं करनी है, मुझे ये भी चीज ठीक करनी है। तो वो आप एक होलिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, आपको एक होलिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो आज के सेशन का एजेंडा क्या है, राइट। या फिर ये समझ लीजिए कि इस सेशन में आप ये समझेंगे कि आपको अपने कस्टमर को एट दिस पॉइंट क्या समझाना है, राइट। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये समझाना है कि इन जो हेल्थ पैरामीटर्स की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम आपको जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है करवाएंगे, उन हेल्थ पैरामीटर्स का जो है क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली आपको ये समझाना है कि जो है जो ये हेल्थ पैरामीटर्स हैं ये एक बेसलाइन का काम करेंगे, और जब आप अपनी हेल्थ जर्नी शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनको ट्रैक कर पाएंगे, ये जो बेसलाइन है इसमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना नेगेटिव हो रहा है, कितना पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर पाएंगे, राइट। तो इस स्टेज पर आपका मंत्र क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने कस्टमर को यह समझाएं कि हेल्थ एनालिसिस क्यों जरूरी है। ये न सिर्फ उनके हेल्थ स्टेटस को की जानकारी देगा, बल्कि ये इसमें भी हेल्प करेगा कि आप अपनी हेल्थ जर्नी के दौरान अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर पाएंगे। बिकॉज ये जो नंबर्स आपको मिलेंगे ये आपकी बेस लाइन का काम करेंगे, राइट। क्योंकि नंबर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते।
है कि नहीं? आप जो है अपने कस्टमर्स को या किसी को भी आप देखेंगे कि आप बहुत बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत पतले लग रहे हैं, आप बहुत आपकी हेल्थ बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब तक उनका साइज एक्सएल से एम नहीं हो जाए या उनका वेस्ट का मेजरमेंट कम नहीं हो जाए, तब तक वो बात उतनी विश्वसनीय नहीं लगती है, राइट? लेकिन यहाँ पे ये भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि एट दिस पॉइंट आप अभी इंटरप्रिटेशन, यानी नंबर्स, वैल्यूज, क्या रेंजेस होने चाहिए, क्या हेल्दी रेंजेस हैं, इसमें नहीं जाएंगे। इस सेशन में हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि इन हेल्थ पैरामीटर्स का इंपॉर्टेंस क्या है आपके कस्टमर के हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए, राइट? और इससे हम अचीव क्या करेंगे? इससे अचीव ये होगा कि जो कस्टमर है उसको आपके प्रोसेस पे एक ट्रस्ट आ जाएगा। सबसे पहले तो एक जिज्ञासा होगी कि जब वो इंपॉर्टेंस समझने लगेगा तो एक जिज्ञासा भी होगी कि आखिर मेरे नंबर्स क्या हैं। मैं दिखने में तो हेल्दी लग रहा हूं बट मेरे बाकी के नंबर्स क्या हैं, तो एक जिज्ञासा होगी। और साथ में एक विश्वास होगा आपके पूरे इस प्रोसेस पे, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कस्टमर में कि दिस पर्सन, ये जो व्यक्ति है, ये मेरे हेल्थ एनालिसिस पे इतना ये मेरे हेल्थ गोल्स को एक्चुअली समझ गया है, इसीलिए हेल्थ एनालिसिस जैसे स्टेप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, राइट? एंड दैट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक कस्टमर में एक अर्जेंसी की भावना जागृत होगी कि कहीं ना कहीं मुझे ये जानना चाहिए कि मेरा अभी करंट हेल्थ स्टेटस क्या है। एंड उसकी वजह से क्या होगा, इट विल आस्क फॉर अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, यानी वो नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाएगा। ओके अब इस सेशन में हम एक्चुअली ये डिकोड करेंगे कि ये जो इन डेप्थ है ना हेल्थ एनालिसिस का क्यों है, यानी कस्टमर को हेल्थ एनालिसिस क्यों करना चाहिए, इसको हमें कैसे समझाना है, इसकी इंपॉर्टेंस को हमें कैसे समझाना है और कितना समझाना है। यहाँ पे ये अगेन बहुत जरूरी है कि आपको ये समझना चाहिए कि हमें कैसे समझाना है बट कितना समझाना है। बिकॉज अगर आप एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे तो कस्टमर ओवरवेल्म हो सकता है इतनी सारी इंफॉर्मेशन को पाके, एंड वो बैक ट्रैक भी कर सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले आप समझाइए हेल्थ एनालिसिस की नीड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उससे उसको क्या हासिल होगा। और जब वो समझ पाएगा कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस करने चाहिए, तब वो इंटरप्रिटेशन और अपनी हेल्थ जर्नी की शुरुआत कर पाएगा, राइट? तो बेसिकली इस पॉइंट पे हम हेल्थ एनालिसिस के थ्रू क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके कस्टमर का हेल्थ स्टेटस क्या है, करंट हेल्थ स्टेटस क्या है, राइट? बिकॉज कई बार क्या होता है कि कस्टमर को ये बेसिकली समझ में नहीं आता है कि उस क्योंकि उसको लगता है सिर्फ एक पैरामीटर के थ्रू ये समझ लेता है। मान लीजिए उसका वेट बिल्कुल ठीक है, तो वो ये समझ लेता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरा हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हम हेल्थ एनालिसिस, इन डेप्थ हेल्थ एनालिसिस कर रहे हैं, बेसिकली ये स्टार्टिंग पॉइंट है कस्टमर को ये समझाने के लिए कि आप कितने रिस्क जोन में हैं, राइट? तो ये इस चीज को एस्टैब्लिश करने की शुरुआत है कि आपका करंट हेल्थ स्टेटस क्या है, राइट? और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी ये समझना चाहूंगी कि आप लोगों के साथ भी एक्चुअली ये हुआ होगा, राइट? कि आप लोगों का कहीं ना कहीं, बिकॉज आप सभी एमवे का हिस्सा हैं, तो आप लोग अपने खाने पीने सप्लीमेंटेशन के थ्रू सारी चीजों का ध्यान रखते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी ये होगा क्योंकि आप सभी लिव 360 प्रोग्राम का हिस्सा थे। तो जब आप लोगों ने अपना बॉडी कंपोजिशन किया होगा तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको मिले होंगे, राइट? जब आपने अपना बीसीए किया होगा कि हो सकता है आपका फैट परसेंटेज बिल्कुल ठीक हो लेकिन विसरल फैट कहीं ना कहीं ज्यादा आया हो, आपका फैट परसेंटेज ज्यादा हो, मसल परसेंटेज कम आया हो, राइट? तो ये सारे जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है ये एस्टैब्लिश करने के लिए आपके कस्टमर के लिए कि आप उनका एक्चुअली हेल्थ स्टेटस क्या है। इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी स्टेप है, राइट? तो अब इसको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। नाउ
जब हम इन डेप्थ हेल्थ एनालिसिस की बात करें तो उसके दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले तो 6 वो हेल्थ मेजर्स जिसके बेसिस पे उनका एक इनिशियल हेल्थ स्टेटस हमारे सामने आएगा, और दूसरा है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा रुक के बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे 6 की हेल्थ मेजर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको एक आइडिया आएगा कि कस्टमर का हेल्थ स्टेटस क्या है। तो बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद हमारी टीम ने वो 6 मेजर्स आइडेंटिफाई किए हैं। आई नो आप सभी को वो नाम भी पता होंगे, लेकिन इस पॉइंट पे उन सारे मेजर्स का इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपको उतनी ही मजबूती के साथ अपने कस्टमर को इन 6 प्राइमरी हेल्थ मेजर्स को समझाना जरूरी है, ताकि वो समझ सकें कि ये क्यों जरूरी है उनके हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए, और क्यों उनका नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सोल्यूशन लेना जरूरी है। राइट। तो एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद जो 6 मेजर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो हेल्थ स्टेटस को समझने के लिए जरूरी हैं, वो हैं आपका बीएमआई, आपका वेस्ट टू हिप रेशो, बॉडी फैट परसेंटेज, विसरल फैट, मसल मास परसेंटेज और बीएमआर। राइट। तो ये वो 6 मेजर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी आपके कस्टमर के हेल्थ स्टेटस की, और कस्टमर को भी ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है जिसको मुझे ठीक करने की जरूरत है, और वो जो ठीक करने का जो सल्यूशन है वो सिर्फ आपके पास है। यहीं से आप वो पहली सीढ़ी बनाएंगे, वो एक कनेक्ट बनाएंगे। जब आप ये सारे मेजर्स उनको एक्सप्लेन करेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करेंगे, इनका रेलेवेंस उनके हेल्थ स्टेटस के अगेंस्ट। राइट। तो चलिए अब वन बाय वन इन सारे मेजर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हेल्थ मेजर है वो है आपका बीएमआई। नाउ बीएमआई, आई थिंक आप सभी को इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा, बट मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि कोई भी टाइप करके बता सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। परफेक्ट। ओके। राइट। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया है लास्ट स्लाइड, तो मैं एक बार लास्ट स्लाइड की तरफ जा रही हूँ। बहुत सारे और भी मेजर्स हैं, लेकिन इन मेजर्स का ये 6 मेजर्स बेसिकली आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देंगे अपने कस्टमर के हेल्थ स्टेटस को समझने के लिए। ठीक है। चलिए, बीएमआई का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, और ये एक बहुत ही पुराना जाना पहचाना एक पैरामीटर है। इसको एक समझ लीजिए, एक तरह से एक एक जनरलाइज्ड स्क्रीनिंग टूल है। यानी आपके पास बहुत सारे लोग हैं और आपको उनको कैटेगराइज करना है कि इसमें से कौन जो है नॉर्मल वेट में है, कौन ओवरवेट है, कौन ओबीस कैटेगरी में है। तो आप इस टूल का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए ये भी हमारा पहला मेजरिंग टूल है, पहला हेल्थ मेजर है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये कितना पुराना फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बेसिकली 1830 यानी 1830 में इन्वेंट हुआ था। कैन यू इमेजिन कि 1830 में इन्वेंट किया हुआ फॉर्मूला आज भी एक प्राइमरी हेल्थ मेजर की तरह काउंट होता है। राइट। तो जैसे मैंने कहा कि बीएमआई बेसिकली एक स्क्रीनिंग टूल है, या वो हेल्थ मेजर है जिस जो जो बेसिकली आपके हाइट और वेट के बेसिस पे ये निर्धारित करता है कि आप अंडरवेट कैटेगरी में हैं, नॉर्मल वेट कैटेगरी में हैं, या ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में है। राइट। और इस स्टेज पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज आजकल क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लोग जिम वगैरह जा रहे हैं, तो आपके पास कुछ कस्टमर्स वो भी हो सकते हैं जो ये बताएंगे आपको कि मुझे ऑलरेडी मेरा बीएमआई पता है, मैं जो है मेरा बीएमआई बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। तो वहीं से आपको अगेन वहां से, जैसे मैंने कहा कि ये पूरा सेशन उनके दिमाग को कैप्चर करने के लिए, तो वहां पे आपका नॉलेज काम आएगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि डेफिनेटली बीएमआई, आप हेल्दी बीएमआई में हैं, ये एक सिर्फ एक एक मेजर है आपके हेल्थ एस्पेक्ट का।
सिर्फ बीएमआई के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका स्टेटस हेल्दी स्टेटस है या आप हेल्दी स्टेटस कैटेगरी में आते हैं, राइट? बिकॉज ये एक बहुत ही पुराना और बहुत ही सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला हेल्थ पैरामीटर है, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे आप किसी भी कस्टमर का हेल्थ स्टेटस डिफाइन नहीं करेंगे। और यही चीज आपको अपने कस्टमर को समझानी है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला है वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूले का एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हाइट डेफिनेटली है, लेकिन उसके अलावा ये इस फॉर्मूले से आपको बाकी कुछ भी समझ में नहीं आता कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है आपके कस्टमर की बॉडी में, एज ये कंसिडर नहीं करता, जेंडर ये कंसिडर नहीं करता, फैट परसेंटेज ये कंसिडर नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ बीएमआई के बेसिस पे अगर आपके कस्टमर को ये अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा बीएमआई हेल्दी बीएमआई है, इसका मतलब मैं हेल्दी हूं, तो आपको ये डेफिनेटली वहां पे इंटरवीन करने की जरूरत है कि आप हेल्दी बीएमआई में हैं, दैट इज वेरी वेरी अप्रिशिएबल। लेकिन ये आपकी बाकी सारी चीजों को डिटरमाइन नहीं करता है। इसलिए ये जो सिंगल पैरामीटर है बीएमआई, जब आप इसको बाकी के 5 हेल्थ मेजर्स के साथ कैलकुलेट करते हैं या काउंट करते हैं, तभी आप अपने कस्टमर का सही हेल्थ स्टेटस समझ पाएंगे, राइट? यहाँ पे बीएमआई की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि बीएमआई में हेल्थ जो हाइट है वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? इसको आप ऐसे समझिए कि एक पर्सन जिसका वेट 80 केजी है, दो लोग हैं जिनका वेट 80 केजी है, एक की हाइट 185 सेंटीमीटर्स है और एक की हाइट 165 सेंटीमीटर्स है, राइट? तो बता सकते हैं कि किसका बीएमआई ज्यादा आएगा और किसका बीएमआई नॉर्मल आएगा? एनी गेसेस? जैसे मैंने कहा कि जिसका हाइट 185 सेंटीमीटर्स है और वेट 80 है, उसका बीएमआई कहीं ना कहीं 20 के आसपास आएगा, 20-21 के आसपास आएगा, यानी वो हेल्दी बीएमआई कैटेगरी में आ रहा है। वहीं पे सेम वेट यानी 80 केजी और उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर्स है, तो उसका बीएमआई 25-26 के आसपास आएगा, यानी वो ओवरवेट कैटेगरी में है। तो बीएमआई यहाँ पे एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाता है, लेकिन सिर्फ हाइट के बेसिस पे। बट इससे एटलीस्ट यहाँ से ये बीएमआई जानने के बाद एटलीस्ट ये शुरुआत हो सकती है कि कस्टमर ये समझ सकता है कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ओवरवेट कैटेगरी में हूँ, या कहीं ना कहीं ये समझ में आ सकता है कि मेरे हेल्थ स्टेटस में कुछ तो गड़बड़ है। जैसे मैंने कहा कि ये बीएमआई जब आप बाकी के 5 मेजर्स के साथ काउंट करेंगे, तब आपको अपने कस्टमर की सही हेल्थ स्टेटस समझ में आएगी। और इस चीज को और आगे समझने के लिए आपके टूल किट में जो है कुछ क्यू कार्ड्स भी होंगे जो आपके सारे 6 मेजर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग देंगे, ताकि आपको अपने कस्टमर को समझाने में हेल्प हो सके, राइट? अगेन जैसे मैंने कहा कि इस स्टेज पर आप रीडिंग्स, हेल्दी रेंज, नॉर्मल रेंज इसमें नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी हमें सिर्फ ट्रेलर दिखाना है, वो इंटरेस्ट जगाना है कि हाँ, ये हेल्थ मेजर्स चेक करने से मेरा हेल्थ स्टेटस मुझे मुझे समझ में आएगा, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप ले सकूं। तो इंटरप्रिटेशंस में अभी आप नहीं जाएंगे, सिर्फ अभी आपको इंपॉर्टेंस समझानी है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्राइमरी हेल्थ मेजर है वो है आपका वेस्ट इज टू हिप रेशो, राइट? नाउ क्योंकि जब हम हेल्थ मेजर्स की बात करते हैं तो हम फैट, जो है मसल मास, बीएमआई, बीएमआर, इन सारे नामों में इतना अ, इतना जो है ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ये समझ ये कह सकती हूँ मैं कि हम वेस्ट टू हिप रेशो जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ मेजर को कई बार नेग्लेक्ट कर जाते हैं, राइट? इनफैक्ट अगर आप मार्केट में भी देखेंगे तो सब लोग बीएमआई, बीएमआर, फैट परसेंटेज, मसल मास, इन सारी पैरामीटर्स के ही पीछे हैं।
वेस्ट टू हिप रेशो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ मेजर है, इसीलिए हमने इसको इन 6 मेजर्स में इंक्लूड भी किया है, आपको एक बेटर पिक्चर देने के लिए कि आपकी ओबेसिटी, आपकी सेंट्रल ओबेसिटी किस तरह की है, राइट। बेसिकली आपको क्या समझाता है, आपका ओवरऑल फैट डिस्ट्रीब्यूशन और आपकी सेंट्रल, आपका जो बॉडी शेप है उसको समझाता है, राइट। और इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक हेल्थ, ये अगर आप ऐसे समझे कि एक हेल्दी बीएमआई वाला जो कस्टमर है, उसका WHR अगर ज्यादा है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा उसको ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि इट्स वेरी गुड कि आपका बीएमआई बहुत हेल्दी है, लेकिन क्योंकि आपका वेस्ट टू हिप रेशो, यानी आपका जो पेट का मोटापा है, आपकी जो सेंट्रल ओबेसिटी है, ये ज्यादा है, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आप कई सारे हेल्थ रिस्क के होने के खतरे में है। तो आप इसको एक तरह से ये समझ सकते हैं कि WHR यानी वेस्ट टू हिप रेशो एक क्विक तरीका है, एक बहुत ही क्विक इंडिकेटर है, जिससे आपको अपने कस्टमर की ओवरऑल हेल्थ, उसका ओबेसिटी लेवल और उसको क्या क्या हेल्थ रिस्क होने का खतरा हो सकता है, आपको इसकी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और यही चीज आप अपने कस्टमर को भी समझा सकते हैं, राइट। और ये WHR रेशो के बेसिस पे बहुत सारे बॉडी शेप्स होते हैं, और ये बॉडी शेप्स के बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं कि इसके साथ एसोसिएटेड जो रिस्क हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये बॉडी शेप्स हैं और ये क्या इंडिकेट करते हैं। तो जैसा आप स्लाइड में भी देख पा रहे हैं कि बेस्ड ऑन योर वेस्ट टू हिप रेशो, आप अपने कस्टमर को ये समझ सकते हैं कि वो लो हेल्थ रिस्क कैटेगरी में है, मॉडरेट हेल्थ रिस्क कैटेगरी में है, या हाई हेल्थ रिस्क कैटेगरी में है। और ये आप उनके बॉडी शेप से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन बॉडी शेप बहुत कॉमनली पाया जाता है वो है एप्पल बॉडी शेप, ओके। ये किस तरह के फीचर्स होते हैं इसमें, इसमें जो आपका जो वेस्ट एरिया है वो बहुत थोड़ा ज्यादा लार्ज होता है कंपेरेटिव टू हिप, यानी जो आपका हिप एंड थाई रीजन है, यानी जो आपका लोअर बॉडी है वो छोटा होता है, और जो आपका वेस्ट एरिया है वो बड़ा होता है। जनरली इस तरह का शेप मेन में ज्यादा पाया जाता है। और यहाँ पे ये भी थोड़ा सा समझिए कि जो एप्पल शेप्ड बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा रिस्क में होते हैं क्रॉनिक डिजीजेस के होने के, राइट। कोई ये बता सकता है कि क्योंकि आप सभी लोगों ने मॉर्निंग सेशंस अटेंड किए हैं, तो मैं थोड़ा सा जो है बीच बीच में आपकी नॉलेज को भी चेक करती जा रही हूँ कि एप्पल शेप्ड जो बॉडी टाइप है उसको सबसे ज्यादा खतरा क्यों होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा है। सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा होने की वजह से क्यों, क्या हो रहा है? यस, वेरी गुड। यस, क्योंकि इस तरह के शेप वाले बॉडी टाइप में जो विसरल ओबेसिटी है, जो विसरल फैट है, वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिस्टेमिक डिजीजेस होने का खतरा ज्यादा रहता है। दूसरा जो बहुत ही कॉमन बॉडी टाइप है या शेप समझ सकते हैं आप, वो है पेयर शेप, और ये विमेन में बहुत कॉमन होता है। इसमें आपका जो वेस्ट और वेस्ट एरिया कंपैरेटिवली छोटा होता है, और जो थाई और हिप एरिया है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, राइट। और इस ये कंपैरेटिवली लोअर रिस्क में होते हैं, इनको लेसर रिस्क होता है, क्योंकि इनका जो विसरल फैट है वो एप्पल शेप के कंपैरेटिवली में कम होता है। लेकिन इस बॉडी टाइप में जॉइंट डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज आपके लोअर बॉडी पे जो वेट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है, तो जॉइंट डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तीसरा जो बॉडी टाइप आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं वो है आपका इन्वर्टेड ट्राइंगल। इसमें आपका जो अपर बॉडी है, यानी जो शोल्डर्स और जो चेस्ट एरिया है, वो काफी हैवी रहता है, और जो आपका वेस्ट है वो कंपैरेटिवली नैरो रहती है। और क्योंकि इसमें अपर बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा है, हैवीनेस ज्यादा है, तो इस तरह के बॉडी टाइप में
जो हार्ट डिजीज है वो होने का रिस्क ज्यादा रहता है, और साथ में ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क भी ज्यादा ज्यादा रहता है, बिकॉज अपर बॉडी में स्ट्रेंथ है लेकिन लोअर बॉडी में कंपैरेटिवली कम स्ट्रेंथ होती है। जो आप थर्ड नंबर पे बॉडी शेप देख पा रहे हैं उसको हम कहते हैं आवर ग्लास, और ये कहा जाता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ आइडियल बॉडी शेप बिकॉज इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वेस्ट आपकी कंपैरेटिवली थिन रहती है, और आपका जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट है वो कंपैरेटिवली इक्वल रहता है, और इसीलिए ये वाला जो बॉडी टाइप है इसमें जो रिस्क है वो कम रहता है। लेकिन इसमें ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि जब आप वेट बढ़ाने लगते हैं या जब आपका फैट एक्यूमुलेशन होने लगता है, बिकॉज ये इक्वली दोनों तरफ डिवाइडेड रहता है, तो आपको समझ नहीं आता है या कस्टमर ये समझ नहीं पाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वेट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये बॉडी टाइप अगेन कम रिस्क वाला होता है, माना जाता है। और लास्ट है आपका रेक्टेंगल बॉडी शेप, और ये इसको कहा जाता है कि एथलेटिक बॉडी शेप है, जिसमें ओवरऑल आपकी बॉडी में जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इक्वली, बहुत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और इस तरह के बॉडी शेप में सबसे कम रिस्क रहता है। ये आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगेन आप नंबर्स पे नहीं जाएंगे, ये जानकारी सिर्फ आपके लिए है कि एक से ज्यादा अगर वेस्ट इज टू हिप रेशो है, भले ही वो मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए ही खतरा ज्यादा है सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स या बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस होने का। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि अगर फीमेल का शेप एप्पल शेप्ड है तो उसको ये क्रॉनिक डिजीजेस होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है कंपेरेटिव टू मेन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे WHR, और उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इसको समझ चुके होंगे कि बॉडी शेप के हिसाब से भी आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन को किस तरह का, कस्टमर को किस तरह का हेल्थ रिस्क हो सकता है। अब जो तीसरा हेल्थ मेजर है वो है आपका फैट परसेंटेज, राइट। और जब भी फैट की बात आती है तो कस्टमर बहुत घबरा जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगेन एज अ सोल्यूशनिस्ट हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनको ये समझाना। सबसे पहले तो जैसे हम बॉडी फैट परसेंटेज की बात करते हैं तो कस्टमर या तो बहुत डर जाता है या एम्बैरेस हो जाता है। इसीलिए एज अ सोल्यूशनिस्ट हमें यहाँ पे कस्टमर को ये क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है कि बॉडी में फैट का होना भी बहुत जरूरी है, राइट। बॉडी में कुछ फैट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर फैट हो तब दिक्कत शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप उसको जो है थोड़ा सा उस डर से या उस एम्बैरेसमेंट से निकालने के लिए आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि बॉडी में फैट का होना क्यों जरूरी है, राइट। बिकॉज बहुत सारे हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जिसमें फैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जितने भी आपके हॉर्मोन्स हैं जिसके थ्रू आपके सारे फंक्शंस एक्चुअली होते हैं, राइट, उसके फंक्शनिंग के लिए फैट का होना बहुत जरूरी है। जितने भी आपके फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट का होना बहुत जरूरी है। आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फैट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बालों में और स्किन में शाइन चाहते हैं तो उसके लिए भी फैट का होना बहुत जरूरी है। बेसिकली एक कुशनिंग इफेक्ट देता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझाइए कि फैट आपकी बॉडी में एक सर्टेन लेवल तक होना जरूरी है। यहाँ पे ये जानकारी देना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो कस्टमर है वो फैट को लेकर कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखे, राइट। उनके हेल्थ जर्नी के दौरान उनको ये समझ में आना चाहिए कि फैट को बिल्कुल कम कर देना भी उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे आपको जब आपका कस्टमर के साथ कॉन्वर्सेशन होगा तो आप ये भी बताएंगे कि फैट को रैंडमली कम करना आपका मकसद नहीं है, राइट। जैसे हमने समझा कि फैट बहुत जरूरी है, तो फैट को रैंडमली कम करना जो है हमारा एक्चुअली उद्देश्य नहीं है। क्योंकि हमें पहले ये समझना है कि ओवरऑल फैट परसेंटेज कितना है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर ज्यादा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कस्टमर के लिए एक कस्टमाइज्ड प्लान चॉक आउट कर सकते हैं ताकि आप उसको एक
होलिस्टिक सोल्यूशन दे सकें और उसका जो फैट परसेंटेज है वो भी एक हेल्दी रेंज में आ सके, राइट। तो इसीलिए बॉडी फैट परसेंटेज को यहाँ पे थोड़ा सा आप डिटेल में अगर समझाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस को, क्यों हम इसको मेजर कर रहे हैं और क्या इसका आपके हेल्थ स्टेटस पे प्रभाव पड़ सकता है, ये समझाना आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो जब आप बॉडी फैट परसेंटेज समझाएंगे तो आप एक रेंज के हिसाब से आप बता सकते हैं कि आप हेल्दी कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर आप अनहेल्दी कैटेगरी में आ रहे हैं, बिकॉज बोथ अंडर फैट और ओवर फैट दोनों ही आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, राइट। और इससे रिलेटेड भी आपको जो है क्यू कार्ड्स में काफी सारी जानकारी मिलेगी, तो जब आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको वही चीज अपने कस्टमर को समझाने में मदद मिलेगी। अब क्योंकि हम जो है फैट की बात ऑलरेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और फैट की बात कर लेते हैं जो हमारा है चौथा हेल्थ मेजर, और उसका नाम है विसरल फैट, राइट। विसरल फैट से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, बिकॉज आप सभी ने लिव 360 प्रोग्राम के दौरान अपने ये सारे मेजर्स चेक किए थे। तो आपने कई बार जब आपने मेजर किया होगा तो आपने ये भी समझ देखा होगा कि आपका ओवरऑल फैट परसेंटेज रेंज में है बट विसरल फैट ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे अगेन आपको ये समझाना जरूरी हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आपके कस्टमर का फैट परसेंटेज रेंज में आ रहा है लेकिन विसरल फैट ज्यादा है, तो अगेन विसरल फैट बढ़ने के भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो इसीलिए आपको वहां पे ये समझाना जरूरी है कि ओवरऑल फैट परसेंटेज आपका ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो आपका विसरल फैट ये बहुत ही खतरनाक फैट है, इसको हमें टारगेट करना चाहिए रेंज में लाने के लिए, राइट। तो अगर हम फैट की ही बात करें तो एक और एस्पेक्ट है फैट का, वो है विसरल फैट, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और इस विसरल फैट के बहुत सारे हेल्थ रिस्क होते हैं। जिनका भी विसरल फैट ज्यादा है उनको कई सारे हेल्थ रिस्क होने, एक्चुअली ये कह सकते हैं कि ये विसरल फैट कई सारे हेल्थ रिस्क होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि जो कस्टमर, आपके पास दो तरह के कस्टमर आ सकते हैं, एक अवेयर कस्टमर आ सकता है, एक अनअवेयर कस्टमर आ सकता है। एक अनअवेयर कस्टमर आपको उसको सारे हेल्थ पैरामीटर्स बहुत डिटेल में समझाने पड़ेंगे ताकि वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सके और नेक्स्ट स्टेप ले सके। एक आपके पास अवेयर कस्टमर आएगा जिसको बहुत सारे टर्मोलॉजीज पता होंगी, शायद बीएमआई पता होगा, मे बी फैट परसेंटेज पता होगा, बट विसरल फैट एक ऐसा हेल्थ मेजर है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। और यहाँ पे यू हैव अ अपर हैंड, यहाँ पे आप थोड़ा सा उनको और डिटेल में समझा सकते हैं कि विसरल फैट और जो ओवरऑल फैट परसेंटेज है उसमें क्या डिफरेंस है, और विसरल फैट कहीं ना कहीं बहुत सारे हेल्थ रिस्क होने के लिए जिम्मेदार है, राइट। तो फैट परसेंटेज बड़ा होना एक रिस्क है, लेकिन विसरल फैट का बड़ा होना एक डबल रिस्क है, आप इसको ऐसे समझा सकते हैं। और ये विसरल फैट है क्या? ये वो छुपा हुआ फैट है जो आपके बेसिकली सारे ऑर्गन्स के चारों ओर इकट्ठा होता है। नाउ ये कुछ मात्रा में आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ मात्रा में, बिकॉज ये आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उनको एक कुशनिंग इफेक्ट देता है, सो दैट आगे से कोई जर्क आ रहा है, आगे से कोई बहुत ही ऐसा शॉकिंग कोई इंसिडेंट है, तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको बहुत ज्यादा हर्ट नहीं हो, एक कुशनिंग इफेक्ट मिले। लेकिन बहुत सारे फैक्टर जैसे आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपके स्ट्रेस, स्ट्रेस एक मेजर मेजर फैक्टर है विसरल फैट के बढ़ने का। तो जब आप अपने कस्टमर के हेल्थ पैरामीटर्स चेक करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा ये समझिए कि जैसे मैंने कहा कि हो सकता है उनका फैट परसेंटेज रेंज में हो लेकिन विसरल फैट ज्यादा हो, तो आपको उसका रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि आप उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आप कस्टमर का डाइट लाइफस्टाइल हेवायर है या स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो उस केस में ये जो विसरल फैट है ये धीरे धीरे आप कस्टमर के ऑर्गन्स के चारों ओर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे इन वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करने लगता है, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम,
संबंधी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इसलिए ये विसरल फैट के कॉन्सेप्ट को अपने कस्टमर को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये विसरल फैट ऑर्गन्स के बिल्कुल चारों ओर बहुत डीप डाउन एब्डोमिनल कैविटी में छुपा रहता है, इसलिए जब हम वेट लॉस या अपनी हेल्दी वेट लॉस जर्नी की तरफ जाते हैं तो इसको लूज करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट रहता है, राइट? देखना भी डिफिकल्ट रहता है और इसको लूज करना भी डिफिकल्ट रहता है, ठीक है? तो इसलिए विसरल फैट का कॉन्सेप्ट अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ हेल्थ पैरामीटर समझने के लिए। अब आते हैं हम अपने पांचवें हेल्थ मेजर की तरफ, वो है आपका मसल मास परसेंटेज, राइट? तो ये अगेन एक बहुत आप समझ लीजिए एक तरह से एक हाइप भी है। मतलब अगर आपके पास स्पेशली कोई एक अवेयर कस्टमर आ रहा है, वो सिर्फ ये कहेगा कि बस मुझे मसल बढ़ाना है, मुझे मसल बढ़ाना है, मुझे इतना मसल इंक्रीज करना है, मुझे अपना मसल मास परसेंटेज, अपना लीन मसल मास बढ़ाना है, राइट? तो बेसिकली जो मसल मास है वो हमारी बॉडी में ओवरऑल मसल का कितना प्रोपोर्शन है हमारे बॉडी वेट में, उस परसेंटेज को बेसिकली इंडिकेट करता है, राइट? और किसी भी फेज में, लाइफ के किसी भी फेज में एक हाई मसल मास परसेंटेज का होना बॉडी के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहता है। आप हेल्दी जर्नी में हैं, आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं, आप ओल्ड एज में हैं, आप अपने विसरल फैट को कम रखना चाहते हैं, आप अपने फैट परसेंटेज को कम रखना चाहते हैं, हर कंडीशन में आपको अपने मसल मास परसेंटेज को हमेशा इंक्रीज रखना है या फिर अपने मसल मास परसेंटेज को बनाए रखना है, राइट? इसको ऐसे समझिए कि जब भी हम जैसे कोई कार खरीदते हैं, राइट, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि उसका इंजन कितना पावरफुल है, कितना वो फ्यूल एफिशिएंट है, राइट? तो सेम वे जब हम जो है अपने बॉडी की एफिशिएंसी को देखना चाहते हैं, तो हमें ये मसल मास बेसिकली एक तरह के इंजन का काम करता है। तो अगर हम अपनी बॉडी की एफिशिएंसी को देखना चाहते हैं, वो भले ही स्टेबिलिटी के फॉर्म में हो, क्योंकि मसल आपकी बॉडी की को स्टेबिलिटी देता है, मसल मास आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। आपके छोटे बड़े डेली टास्क, यानी आप अपनी सब्जी का बैग उठा रहे हैं या आप मैराथन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर मसल मास परसेंटेज होना जरूरी है, तभी आप इन सारे कामों को अच्छे से कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशली अगर आप एक हेल्दी वेट जर्नी की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो मसल मास परसेंटेज है ये बेसिकली एफिशिएंट कैलोरी बर्निंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट? और ये जो मसल मास है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके जो है पर्सन का फिटनेस लेवल क्या है, बॉडी साइज क्या है, जेंडर क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स है। मसल मास अगेन ऐसा नहीं है कि आपने कल से जो है एक्सरसाइज शुरू की या कल से आपने अपना डाइट चेंज किया और विद इन अ वीक आपको अपने मसल मास में चेंज दिखाई देगा, राइट? तो यहाँ पे अगेन ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कस्टमर को समझाने के लिए कि इट विल टेक टाइम। कुछ भी ग्रो हो रहा है, कुछ भी इंक्रीज हो रहा है, इट विल टेक टाइम, राइट? मिनिमम 8 वीक से बेसिकली एक जो बिगिनर है उसको 8 वीक्स, जब आप प्रॉपर अपना एक्सरसाइज डाइट वगैरह फॉलो करेंगे, 8 वीक्स के बाद से ही आपको एक्चुअली मसल ग्रोथ या मसल मास में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, इंक्रीमेंट दिखाई दे सकता है, राइट? बिकॉज जो कस्टमर होते हैं दे वांट रिजल्ट्स वेरी इंस्टेंटली। तो यहाँ पे आपको भी, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको ये सारे फैक्टर्स समझाना इसलिए जरूरी है ताकि जब वो अपनी हेल्थ जर्नी करें उस टाइम पे वो इम्पेशेंट नहीं हो। उनके मन में ऑलरेडी क्लियर है कि जब तक मैं ये सब फॉलो नहीं करता या जब तक मैं इस पॉइंट के बाद ही मैं इम्प्रूवमेंट देख सकता हूँ, राइट? और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि आपको, जैसे मैंने कहा कि हर तरह के कस्टमर्स मिलेंगे, राइट? तो आपको वो टर्मिनोलॉजीज आना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो जब हम मसल मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो आपने कुछ टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, जैसे लीन मसल मास या लीन बॉडी मास।
तो अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो मसल मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बहुत स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। या तो आप अपना बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर यूज करेंगे या फिर एमआरआई करेंगे। जब आप एमआरआई करते हैं तब आपको ओवरऑल मसल मास परसेंटेज लाइक का वैल्यू दिखाई दे समझ में आएगा। और जब आप अपना बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर यूज करते हैं तब आपको बेसिकली जो आपका स्केलेटल मसल मास है, यानी जो आपकी हड्डियों से जुड़ा हुआ जो मसल्स है, उसका बेसिकली परसेंटेज का वैल्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पे लीन बॉडी मास क्या है? तो अगर आप ओवरऑल समझना चाहें कि अगर आप अपने वेट को 100 मान लें, जो भी आपका वेट है उसको 100 मान लें, बिकॉज हम वेट इन केजीज में से फैट परसेंटेज माइनस नहीं कर सकते, वो एक बहुत ही रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। तो अगर परसेंटेज से ही परसेंटेज को माइनस किया जा सकता है। तो यहाँ पे लीन बॉडी मास बेसिकली वो मास है जब आप अपने टोटल बॉडी वेट, यानी आप टोटल बॉडी वेट को 100% समझिए और उसमें से अगर आप अपने फैट परसेंटेज को माइनस करते हैं तो वो आपका बेसिकली लीन बॉडी मास आता है। यानी आप अगर आपका जो भी वेट है उसको आप 100 मानिए और अगर आपका फैट परसेंटेज 35 आ रहा है या 25 है, तो यानी आपका जो लीन बॉडी मास है वो 75% है। और 70% टू 90% का जो रेंज है लीन बॉडी मास का, वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन इस लीन बॉडी मास में क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं? क्या ये सिर्फ मसल्स है? नहीं। इस लीन बॉडी मास में, बिकॉज अल्टीमेटली आपने क्या किया है, जो आपका ओवरऑल वेट है उसमें से सिर्फ फैट माइनस किया है, लेकिन फैट माइनस करने के बाद जो आपका लीन बॉडी मास है उसमें आपका बोन्स आता है, मसल्स आता है, जितने भी आपके बॉडी फ्लूइड्स जैसे आपका जो ब्लड है, आपका स्किन है, वो सारी चीजें आती हैं, राइट। और ये जो लीन बॉडी मास है कई बार इंटरचेंजेबली यूज होता है लीन मसल मास से भी, राइट। लीन का एक्चुअली मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ फैट। तो लीन मसल मास जब हम बात करें, मसल्स में वैसे भी फैट का परसेंटेज कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए हम कई बार उसको लीन मसल मास भी कह देते हैं, राइट। तो जब एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे कैलकुलेट करें कि 100 में से आपने अपना फैट परसेंटेज माइनस किया तो जो भी आपका रिमेनिंग परसेंटेज आया है वो आपका लीन बॉडी मास परसेंटेज है, राइट। अब वो जो लीन बॉडी मास परसेंटेज है, आपके उसमें चीजें हैं जैसे बोन्स हैं, वो तो ग्रो नहीं होंगी, वो तो जो है उतना ही वेट रहेगा। जो ब्लड है वो भी उतना ही लिमिटेड क्वांटिटी रहेगा। जो बेसिकली फ्लूइड्स हैं या जो आपका हार्ट मसल्स का वेट है वो भी इंक्रीज नहीं होगा। ग्रोथ या बढ़ने के चांसेस किसमें सबसे ज्यादा है? स्केलेटल मसल मास में। तो अगर आपका इधर से 100 माइनस 25% आपने माइनस किया, 75 आपका लीन बॉडी मास आ गया, राइट। इधर से जब आपने अपनी हेल्थ जर्नी, ये मैं आपके सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही हूँ, जब आपने अपनी हेल्थ जर्नी शुरू की या आपके कस्टमर ने हेल्थ जर्नी शुरू की, उनका जो है जो फैट परसेंटेज है वो कितना हुआ? 25 से 22 हो गया। तो अब अगर आप 100 में से 22 माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 78। यानी आपका जो लीन बॉडी मास का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीमेंट बेसिकली किस में हुआ है? आपके स्केलेटल मसल मास में हुआ है। बिकॉज बाकी जो चीजें लीन बॉडी मास में इंक्लूडेड हैं उसमें ग्रोथ या बढ़ने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम मसल मास की बात करते हैं तो हम मेजरली स्केलेटल मसल मास की बात कर रहे हैं, बिकॉज उसमें ही घटने या बढ़ने की क्षमता है। मसल मास की भी अगर हम बात करें तो तीन तरह की मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स, आपकी जो कार्डियक मसल्स जो आपके हार्ट को बनाती हैं, और आपकी जो है स्मूथ मसल्स जो आपके इंटेस्टाइन, आपके किडनीज, आपके जो ब्लड वेसल्स वहां पे मौजूद होती हैं। तो अगेन हार्ट मसल्स तो नहीं बढ़ेंगी, है ना, आप कितना भी एक्सरसाइज कर ले हार्ट मसल्स नहीं बढ़ेंगी। या जो आपकी ब्लड वेसल्स में जो मसल की लाइनिंग है वो नहीं इंक्रीज होगी। कि क्या बढ़ेगा जब आप एक्सरसाइज या डाइट फॉलो करेंगे? सिर्फ आपका स्केलेटल मसल मास बढ़ेगा, राइट। एंड अगेन इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एज है, जेंडर है। आपको भी पता है कि जेंडर वाइज मेल बॉडी कंपैरेटिवली हायर मसल मास परसेंटेज होता है,
और फीमेल बॉडी में लेसर मसल मास परसेंटेज होता है, राइट। अगेन जैसे मैंने कहा, इसका कोई बहुत एक्यूरेट कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए आपको बेसिकली आपको एक एस्टिमेट मिलेगा जब आप अपना बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करते हैं या अपने कस्टमर का करवाएंगे, तो उसमें एक मसल मास परसेंटेज आएगा और वो बेसिकली आपका स्केलेटल मसल मास परसेंटेज है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं उसका क्या डिफरेंस है, कैसे उसको एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका अ, जो लास्ट हेल्थ मेजर है वो है आपका बीएमआर। नाउ बीएमआर के अराउंड भी बहुत ज्यादा हाइप है, राइट। आपके पास कस्टमर आएगा, वो मतलब बाकी सारी चीजें वो जाने नहीं जाने, बट बीएमआई और बीएमआर डेफिनेटली ये टर्मिनोलॉजीज उनको पता होती है एंड वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा बीएमआर जैसे ही मैं हेल्थ जर्नी शुरू करूं वैसे ही जो है इंक्रीज हो जाए, राइट। लेकिन अगेन यहाँ पे आपको एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देनी है अपने कस्टमर को। सबसे पहले तो ये समझाएं कि बीएमआर है क्या। बीएमआर फुल फॉर्म बीएमआर का ऑलरेडी लिखा हुआ है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, राइट। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसिकली आपका जो 60 to 75% जो आप डेली कैलोरी बर्न करते हैं, ये बेसिकली उसका इंडिकेटर है। इसको आप ऐसे समझिए कि पार्किंग में आपने अपने गाड़ी खड़ी कर रखी है और इंजन स्टार्ट कर रखा है, वो चल नहीं रही है कहीं, उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है, लेकिन आपने सिर्फ इंजन स्टार्ट कर रखा है, राइट। तो तब भी कुछ ना कुछ फ्यूल आपकी गाड़ी बर्न कर रही है। सेम वे जब हमारी बॉडी राइट रेस्ट पे होती है, हम कोई बहुत एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम कुछ बेसिक कोई एक्टिविटी बेस्ड हमारा दिन नहीं जा रहा है, तब जब हम बिल्कुल रेस्ट पे हैं तब भी हमारी जो मसल्स हैं, हमें ब्रीदिंग के लिए एक एनर्जी की जरूरत है, हमें डाइजेशन के लिए एक एनर्जी की जरूरत है, हमारे हार्ट को के पंपिंग एक्शन के लिए एक एनर्जी की जरूरत है, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो इन बेसिक वाइटल फंक्शंस को रन करने के लिए भी एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, राइट। वो आपका बीएमआर है, राइट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसिकली आपको क्या बताता है, ये बताता है दैट आपकी बॉडी एक दिन भर में बेसिक फंक्शंस को करने के लिए कितना कैलोरी चाहिए या कितना कैलोरी बर्न करती है, ओके। तो बीएमआर बेसिकली 60 to 75%, आप जितना भी कैलोरीज पूरे दिन भर में बर्न करते हैं उसका 60 to 75% अकाउंट करती है, राइट। और अगेन ये बीएमआर यहाँ पे थोड़ा सा समझना थोड़ा थोड़ा सा समझना जरूरी है, बिकॉज अगेन ये बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। इसको इम्प्रूव करना ओवरनाइट पॉसिबल है, राइट। हर एक पर्सन का जो बीएमआर है वो बहुत ही यूनिक है और उसके लिए स्पेसिफाइड है, बिकॉज काफी टाइम से उसी बीएमआर पे उसकी जो कस्टमर या उसकी बॉडी है उसके सारे फंक्शंस प्रॉपरली हो रहे हैं, राइट। तो इसको इम्प्रूव करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बिकॉज इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। ये एज पे जो है डिपेंडेंट है, यानी एक ओल्ड एज पर्सन का बेसल मेटाबॉलिक रेट कंपैरेटिवली कम होगा एक यंग पर्सन के। जेंडर, क्योंकि एक मेल बॉडी में मसल मास परसेंटेज ज्यादा होता है तो उसका मेल का बीएमआर कंपैरेटिवली हमेशा ज्यादा होगा फीमेल के, ओके। बॉडी कंपोजिशन, यानी उनका जो है बॉडी कंपोजिशन कैसा है, मसल परसेंटेज ज्यादा है कि फैट परसेंटेज ज्यादा है। जेनेटिक्स अगेन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। ये मेजर इसलिए भी जरूरी है बिकॉज आने वाली हेल्थ जर्नी में आपका ये बीएमआर जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज इसी के बेसिस पे आप कैलोरी कैलकुलेशन करके आने वाले टाइम में आप उनके लिए एक होलिस्टिक डाइट प्लान सजेस्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। यहां तक आते आते अगेन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे, राइट। क्योंकि अभी हमें अगेन एक क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करनी है और एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है कि हेल्थ एनालिसिस में कौन कौन से मेजर हैं, इनका आपके हेल्थ स्टेटस, हेल्थ रिस्क से क्या कनेक्शन है, और
जो है ये क्यों जरूरी है, राइट? इसीलिए अभी रीडिंग्स और इंटरप्रिटेशन की डिटेल्स में अभी आप नहीं जाएंगे। तो यहां तक आपने अपने कस्टमर को ये समझा दिया कि भाई ये 6 हेल्थ पैरामीटर्स हैं और इसका आपके हेल्थ को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंस या ये रेलेवेंस है। अभी अगेन लाइक एट दिस स्टेज अगेन यू हैव टू फोकस ओनली ऑन 2 एस्पेक्ट्स। सबसे पहले व्हाई हेल्थ मेजर्स आर इम्पोर्टेंट आपके हेल्थ स्टेटस को समझने के लिए, और इसके बेसिस पे आपकी कस्टमर की नीड्स भी निकल के आएंगी कि भाई मैं तो समझ रहा था कि मेरा वेट बिल्कुल ठीक है, बट देखिए मेरा फैट परसेंटेज ज्यादा है, मेरा विसरल फैट ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इन पैरामीटर्स के थ्रू उनकी नीड्स भी निकल के आपको भी समझ में आएंगी और कस्टमर को भी समझ में आएंगी। दूसरी चीज आपको क्या समझानी है कि क्या ये हेल्थ मेजर है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसका आपके हेल्थ जर्नी के लिए रेलेवेंस क्या है, राइट? तो यहाँ पे अगेन डू नॉट गेट इनटू इंटरप्रिटेशंस एंड रीडिंग्स। आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि विसरल फैट का ये रेंज है, क्योंकि अभी तक उसने किया ही नहीं है हेल्थ एनालिसिस। अभी आप ये समझा रहे हैं कि हेल्थ एनालिसिस जरूरी है और इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका हेल्थ एनालिसिस होगा, राइट? अब यहाँ पे वी हैव अ टूल किट विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप देखेंगे वन बाय वन, इसमें क्यू कार्ड्स होंगे, स्मॉल स्मॉल कार्ड्स होंगे, जिसमें जो अभी तक मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की है उसका एक कंसाइज्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे मैं बता रही थी कि सेम वेट लेकिन अगर हाइट चेंज होगी तो आप इजीली, अगर आप देख पा रहे हैं, इजीली आप समझ पा रहे हैं कि एक पर्सन, 2 पर्सन है जिनका वेट 75 kg है, बट एक की हाइट ज्यादा है, एक की हाइट कम है, और उसकी वजह से आप ये देख पा रहे हैं कि उनका ओवरऑल फैट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, या आप ये देख पा रहे हैं कि ये हेल्दी वेट कैटेगरी में है या ओवर वेट कैटेगरी में है, राइट? तो ये क्यू कार्ड्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, बहुत इजीली समझाने के लिए, बिकॉज जो एक विजुअल इम्पैक्ट होता है, आप उनको कितना भी वर्बली समझाएंगे, बट एक जो विजुअल इम्पैक्ट आता है कि देखिए ये डिफरेंस है, वेट बिल्कुल सेम है लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये ओवर वेट है और ये हेल्दी वेट है, राइट? इसी तरह से दूसरा आपको मिलेगा WHR, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक 33 BMI और एक 22 BMI। तो एक हेल्दी BMI का वेस्ट टू हिप रेशो ज्यादा हो सकता है और एक हाई BMI वाले पर्सन का वेस्ट टू हिप रेशो कम भी हो सकता है, राइट? और इसी वेस्ट टू हिप रेशो के बेसिस पे आप थोड़ा सा उनको बॉडी शेप्स के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग देंगे और बॉडी शेप से जुड़ी हुई जितने भी हेल्थ रिस्क हैं उससे संबंधित जानकारी देंगे। तीसरा हो गया आपका फैट परसेंटेज। अगेन यहाँ पे आपको पूरी क्लैरिटी से आप समझा पाएंगे कि बॉडी फैट परसेंटेज कुछ होना जरूरी है और कुछ से ज्यादा होना आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरा है आपका विसरल फैट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके कस्टमर को ये समझाना कि विसरल फैट को इम्प्रूव करना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक तरह से आप अपने आने वाले खतरों के रिस्क को कम कर रहे हैं अगर आप विसरल फैट को हेल्दी रेंज में लाएंगे तो। तीसरा है मसल मास परसेंटेज, जो हमने अभी बहुत डिटेल में समझा। और लास्ट है आपका जो है BMR, जो आपका जो है कैलोरी बर्निंग पैरामीटर है, यानी आप दिन भर में रेस्ट पे रहते हुए भी कितना कैलोरी पूरे दिन भर में बर्न कर सकते हैं या कितनी आपकी कैलोरी की जरूरत है। बेसिकली आपकी एनर्जी यूटिलाइजिंग कैपेसिटी को आप बेसल मेटाबॉलिक रेट कह सकते हैं एट रेस्ट। ओके, चलिए अब यहां तक आपने अपने कस्टमर को सारे प्राइमरी हेल्थ मेजर्स के बारे में जानकारी दे दी। अब उनको ये बताना है कि आप कैसे इन रीडिंग्स को आपको ये रीडिंग्स कैसे मिलेंगी, राइट? तो उसके लिए एक बहुत ही बहुत ही इजी सा तरीका है ओमरॉन मशीन। ये हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है, बिकॉज सबसे पहले तो ये बहुत कन्वीनियंट है एंड इससे आपको जो है कई सारे 6 मेजर्स के साथ साथ बाकी सारे भी कई सारे मेजर्स मिलते हैं, लेकिन ये 6 मेजर्स तो काफी एक्यूरेटली मिल जाते हैं। अब आती है बारी क्लिनिकल, क्योंकि हमने 2 एस्पेक्ट, अगर आपको शुरुआत में याद हो, हमने 2 एस्पेक्ट समझे थे। पहला था आपका जो है 6 प्राइमरी हेल्थ मेजर और दूसरा था आपका नीड फॉर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट, राइट?
क्योंकि जब हम और यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना जरूरी है, बिकॉज जब हम क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं तो जो कस्टमर है वो थोड़ा सा हिचकिचा सकता है, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने काफी टाइम से कोई टेस्ट करवाए ही नहीं है। बिकॉज आई थिंक आप सभी लोग मुझसे अग्री करेंगे कि हम लोग सब लोग ये समझते हैं कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, है ना। जब तक आपने ब्लड टेस्ट नहीं कराए तब तक उनको ये पता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है या मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए बोलेंगे, तो वो थोड़ा सा एक हिच महसूस कर सकते हैं कि शायद मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगा फिर ये निकलेगा, फिर मुझे उसको ठीक कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन एज अ सोल्यूशनिस्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये समझाने के लिए कि आपने ऑलरेडी वो फर्स्ट स्टेप ले लिया है, राइट, टुवर्ड्स योर हेल्थ जर्नी, कि आपने अपने प्राइमरी हेल्थ मेजर्स किए हैं। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ जर्नी का मैक्सिमम आउटकम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, बिकॉज इससे आपको इन एंड आउट समझ में आएगा। एक्सटर्नली आपको एक आइडिया मिल गया हेल्थ मेजर से कि हाँ फैट परसेंटेज ज्यादा है, तो हो सकता है आपके कोलेस्ट्रॉल भी लेवल्स भी ज्यादा हो। या दूसरी चीज ये हो सकती है कि हो सकता आप आपका वेट ठीक है, आपका बीएमआई ठीक है, आपका फैट परसेंटेज ठीक है, लेकिन जब आप ब्लड टेस्ट कराएं तो कुछ ना कुछ उसमें से निकल के आए। क्या फायदा होगा इससे? अगेन आपको एक एक होलिस्टिक, एक 360 डिग्री उनका हेल्थ स्टेटस समझ में आएगा कि हाँ उनका बीएमआई तो ठीक है लेकिन विसरल फैट ज्यादा है, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, उनके लिवर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनको इस तरह की डेफिशिएंसी भी है। तो जब आप उनके लिए एक कस्टमाइज्ड, एक पर्सनलाइज्ड प्लान चॉक आउट करेंगे तो आप इन सारे एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखेंगे सो दैट उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि बेसिकली एक एक अपने कस्टमर को, एक पोटेंशियल कस्टमर को एक होलिस्टिक सोल्यूशन देने के लिए आपको ये जानकारियां होना अगेन बहुत जरूरी है, और ये जानकारी आपको आप उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट से ही पता चलेगी। कौन सी वो जानकारियां हैं? हेल्थ कंसर्न्स, यानी कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये आपको उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट से एक आइडिया लग सकता है। किसी भी तरह की डेफिशिएंसीज है, बिकॉज आप सभी जानते हैं जो डेफिशिएंसीज होते हैं वो बहुत बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ नहीं आती हैं जब तक आप उसका टेस्ट नहीं कराते हैं। स्पेशली जैसे आजकल विटामिन डी, बी 12 डेफिशिएंसीज, आयरन डेफिशिएंसीज, ये बहुत बहुत कॉमन है। तो ये जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे और आपको समझ में आएगा कि अरे इस पर्सन को विटामिन डी या बी 12 डेफिशिएंसी भी है, तो अगेन आपका जो डाइट प्लान है, आपका जो लाइफस्टाइल सजेशंस है, वो उसके अराउंड उन चीजों को भी कवर कर सकते हैं, राइट। और मेडिकल कंडीशन जैसे थायराइड है, बीपी है, यूरिक एसिड है, डायबिटीज है, ये सारी चीजें अगेन ये समझना अगेन क्यों जरूरी है? बिकॉज इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं जो आप उनके लिए जब प्लान चॉक आउट करेंगे तो उनको प्लान चॉक आउट करेंगे तो उनके आप कुछ जो है मतलब कॉशंस रख सकते हैं, राइट। और साथ में ये इसलिए भी जरूरी है कि जब ये आपका अगेन बेसलाइन हो गया, जैसे आपने अपने प्राइमरी हेल्थ मेजर्स चेक किए, वो आपका बेसलाइन हो गया। सेम वे अपनी हेल्थ जर्नी शुरू करने से पहले, कस्टमर की हेल्थ जर्नी शुरू करने से पहले अगर आपके पास ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है तो ये अगेन उनकी बेसलाइन नंबर्स हो गए। तो आफ्टर में भी जितने भी दिन की उनकी हेल्थ जर्नी है उसके बाद अगर वो दोबारा वो टेस्ट कराते हैं तो हो सकता है उनको वो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे, राइट। तो अगेन वो उनके लिए एक बूस्टिंग, मोराल बूस्टिंग चीज हो जाएगी कि यस जो भी आपने सोल्यूशन दिया वो एक्चुअली उनके लिए काम किया है, ठीक है। तो इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना अगेन इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे आप उनको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को पूरी फ्रीडम दीजिए कि वो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट अपने किसी भी पसंदीदा ब्रांड से करवा सकते हैं। आपको कोई भी ब्रांड सजेशन की जरूरत, ब्रांड सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल दे आस्क यू, ठीक है। अब आपने दो एस्पेक्ट जिसके बारे में हमें मेजरली बात करनी थी वो समझा दिया। उसके बाद बिफोर क्लोजिंग द डिस्कशन आप थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे अबाउट हेल्थ रिस्क असेसमेंट, राइट। कि इन दो, ये तो आपने जो आपके प्राइमरी हेल्थ मेजर्स हैं और आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, इससे आप एक एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक नतीजे पे पहुंच गए द पर्सन, ये पर्सन लो रिस्क पे, हाई रिस्क पे, मॉडरेट रिस्क पे है।
साथ में इसको एक और स्टेप आगे बढ़ाने के लिए एक क्वेश्चनर के बारे में आप उनसे डिस्कस करेंगे, ताकि आप उनके हेल्थ रिस्क असेसमेंट को पूरी तरह से इवैल्यूएट कर सकें। ठीक है, तो एक क्वेश्चनर के बारे में अगेन, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट है हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर, ये समझने में उनको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। बिकॉज अगेन, जब आप उनके लिए हेल्थ प्लान सजेस्ट करेंगे, तो आपको उनका डाइट, उनका लाइफस्टाइल, उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल, उनका स्ट्रेस, स्लीप पैटर्न, ये सारी चीजें कैसी हैं, ये समझना भी जरूरी है। बिकॉज तभी आप उनके लिए एक एफिशिएंट हेल्थ प्लान सजेस्ट कर पाएंगे। तो लास्ट में डिस्कशन जब हो ही रहा है, एंड की तरफ आ रहा है, तब आप ये कॉन्सेप्ट उनको समझाएंगे कि ये हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर भरना उनके लिए क्यों जरूरी है। अब ये व्हाट इज अ हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बेस्ड होंगे आपके करंट स्टेटस जो आपको आपके 6th प्राइमरी हेल्थ जो मेजर्स हैं उनसे मिलेगा। मेडिकल हिस्ट्री कंडीशंस, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके मेडिकल हिस्ट्री और आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू आप इस क्वेश्चनर को भर पाएंगे। आपकी डाइटरी हैबिट्स, बिकॉज अगेन हर पर्सन डिफरेंट है, हर फैमिली डिफरेंट है, राइट। आपकी डाइटरी चॉइसेस अलग हो सकती हैं, आपकी डाइटरी हैबिट्स अलग हो सकती हैं। तो अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रख पाएंगे, तो जब हम हेल्थ जर्नी में जाएंगे और उनके लिए डाइट प्लान सजेस्ट करेंगे, तो हो सकता है जो हमने सजेस्ट किया है वो उनके करंट डाइटरी हैबिट से मैच नहीं करे। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए इस टाइम पे समझना कि उनकी करंट डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, उनकी मील टाइमिंग्स क्या हैं, उनके फिजिकल एक्टिविटी डिटेल्स क्या हैं, उनके स्लीप एंड स्ट्रेस पैटर्न्स क्या हैं। तो ये वो 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसके बेसिस पे आपका जो हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर है ये डिजाइन किया हुआ, और ये बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही सटीक क्वेश्चंस का, आई थिंक आप सभी ने ये भरा भी होगा। और उसी के बेसिस पे आपकी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज्यादा आपसे मिले भी नहीं, लेकिन फिर भी वो असेस कर पाए कि आप कितने रिस्क में थे और किस तरह का डाइट प्लान आपको, आप किस तरह का डाइट, किस तरह का लाइफस्टाइल चेंज आपको चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने सजेस्ट किया था। तो इसीलिए एट दिस पॉइंट, क्योंकि आप प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट हैं, एट दिस पॉइंट आप जो अपने कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर है, उनको इस एचआरए की इंपॉर्टेंस को समझाएंगे और उनको ये बताएंगे कि आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस इस क्वेश्चनर में मिलेंगे। तो सबसे पहला आएगा करंट स्टेटस, जो जिसमें उनको ऑलरेडी वो वैल्यूज मिल चुकी होंगी जब उन्होंने ओमरॉन पे अपना हेल्थ स्टेट चेक किया होगा, बीसीए किया होगा। ठीक है, दूसरा चीज उनके हेल्थ गोल्स, बिकॉज ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। उनके मन में हो सकता है ये क्लैरिटी हो कि मुझे सिर्फ वेट लॉस करना है या मुझे मसल बिल्डिंग करनी है, बट आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअली आपको एक आइडिया तो है, बट अगर वो क्वेश्चनर में फिल करेंगे तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि उनके क्या क्या हेल्थ गोल्स हैं एक्चुअली। क्या वो सिर्फ वेट लॉस करना चाहते हैं, या साथ में फिट भी रहना चाहते हैं, या वो वेट सिर्फ मैनेज करना चाहते हैं बिकॉज वो हेल्दी बीएमआई में है और अपने एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, या उनका हेल्थ गोल है मसल बिल्डिंग करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगेन होगा जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। फिर उनकी मेडिकल हिस्ट्री कंडीशंस, जो उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट में समझ में आ जाएगा कि किस तरह की डेफिशिएंसीज हैं, क्या उनके हेल्थ कंसर्न्स हैं और क्या उनकी मेडिकल कंडीशंस हैं, ताकि आप कॉशियसली, केयरफुली उनका डाइट प्लान और उनके लाइफस्टाइल चेंजेस कॉशियसली प्लान कर सकें। तीसरा, अगेन आप यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि वो किस तरह के मेडिकेशंस पे हैं, ताकि आप उनको कोई अगर एक्स्ट्रा सजेशन देना है आप उनको टाइमली दे सकें। ये भी देखिए कि आप वो किसी और तरह के सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहे हैं। तो डाइटरी हैबिट्स में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ये आप थोड़ा सा उनको एक आइडिया दे सकते हैं कि आप कितनी बार दिन में, बिकॉज सी आप उनको ये भी समझाइए कि प्लीज ये हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरी नेक्स्ट स्टेप से पहले। आपने हेल्थ एनालिसिस कर लिया, आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लिया, बट एचआरए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप समझेंगे कि आगे आपको उनको क्या सजेस्ट करना है, कितना सजेस्ट करना है, कितनी बार सजेस्ट करना है। भले ही वो मील्स ही हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ 2 बार खा रहे हैं और आप उनको 5 बार खिला रहे हैं, तो हो सकता है वो
उनके लिए दिक्कत आए। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि हाउ ऑफन डू दे ईट, राइट। कोई भी मील है वो ऐसा तो नहीं है कि कोई मील वो स्किप करते हो। क्या उनकी प्रेफर्ड क्विजीन है, यानी आप उनको नॉर्थ साइड का खाना पसंद है, ईस्ट का पसंद है, वेस्ट का पसंद है, साउथ का पसंद है, सो दैट आपका जो आप डाइटरी ऑप्शंस दे रहे हैं वो उसी के अराउंड हो। किस टाइम पे जो है, क्या वो कंफर्टेबल है मील रिप्लेसमेंट लेने के लिए, कोई भी मील रिप्लेस करने के लिए, और अगर कंफर्टेबल है तो किस टाइम पे है, उनका पानी का इंटेक कितना है, किसी भी तरह की कोई एलर्जीज तो नहीं है, फूड रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, कितने टाइम उनका जो है कॉफी, टी, अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट, ये सारी चीजें आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट कर सके और उनको प्लान कर सके। ठीक है, तो उनको बोलिए कि 15 मिनट्स लीजिए, टेक सम टाइम, इन अ काम माइंड आप इस क्वेश्चनर को भरें, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपका पूरा प्लान डिसाइड होगा। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी डिटेल्स, यहाँ पे आप उनको ये बोल सकते हैं कि इसमें आपको उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि आप पूरे दिन कोई काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते इन द सेंस, इसको आप थोड़ा सा और सॉफ्टली रख सकते हैं कि आप पूरा दिन बैठे बैठे ऑफिस का काम कर सकते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लाइटली एक्टिव में अ, अगर आप सिर्फ 1 से 3 दिन हफ्ते में कभी एक्सरसाइज करते हैं या वॉक पे चले जाते हैं, मॉडरेटली एक्टिव में अगर आप 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं 45 मिनट्स to 1 आवर के आसपास, और विगरस में आपको तो अगर आप इसमें से ऐसा कुछ करते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, आप उसको टिक करेंगे। तो ये अगेन आपको उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि इन फिजिकल एक्टिविटी डिटेल्स में आपको किस तरह से भरना है। आप ये समझिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग भरिए। आप इसमें कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं भरे, बिकॉज अगेन उससे आपका पूरा प्लान चेंज हो सकता है। ठीक है, और स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी और बीएमआर के कनेक्शन के थ्रू ही आप उनका कैलोरी कैलकुलेट करेंगे। अब आता है स्लीप एंड स्ट्रेस। तो अगेन आप कितने घंटे सोते हैं और आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, या आप जब सोने जाते हैं तो कितनी जल्दी आपको नींद आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप उनको भरने के लिए सजेस्ट करेंगे। एंड कितने, हाउ ऑफन डू दे फील स्ट्रेस्ड, क्या उनको हमेशा ही स्ट्रेस लगता है, या बिल्कुल आप हमेशा चिल्ड रहते हैं, कभी कभी स्ट्रेस आता है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपको भी ये समझ में आएगा कि अगर उनका फैट परसेंटेज ज्यादा है, या अगर उनका विस्ट्रल फैट ज्यादा है, या उनके लो एनर्जी है, या उनकी नींद जो है खराब है, तो आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे किस किस फैक्टर का उनके हेल्थ स्टेटस में रोल है। यानी उनके अगर एनर्जी लेवल्स लो हैं तो आपको समझ में आएगा, हो सकता क्योंकि उनकी स्लीप पुअर है, इसलिए उनके जो है एनर्जी लेवल्स लो हैं, या उनका विस्रल फैट ज्यादा है, राइट। तो आपको सिर्फ डाइट या सिर्फ जो है उन चीजों पे काम नहीं करना, फिर आप उनके स्लीप और स्ट्रेस लेवल पे भी काम कर पाएंगे। इसीलिए ये हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टली से भरना बहुत जरूरी है, और इस पे आप बार बार एम्फेसाइज करेंगे कि ये आप पूरे ध्यान से भरें और पूरी ईमानदारी से भरें। ठीक है, बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा आपके और उनके बीच, तो ये भी आपको उनको समझाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगेन एक टूल किट है जिसमें आपको बहुत क्लियरली ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई हुई हैं, कि अगेन इसी के थ्रू आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं कि हमारे पास एक हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर है जो इन इन चीजों पे बेस्ड है, ताकि हमको आपका कंप्लीट हेल्थ स्टेटस समझ में आए और हम आपके लिए उसी तरह से एक पर्सनलाइज्ड सजेशन दे सके, ओवरऑल सजेशन दे सके इन टर्म्स ऑफ डाइट और लाइफस्टाइल। और यहाँ पे आते आते आपको ये समझाना पड़ेगा कि इन सारी चीजों का आपके नेक्स्ट हेल्थ गोल को अचीव करने के लिए या नेक्स्ट स्टेप के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। यहाँ तक ऑलरेडी आपका कस्टमर ऑलरेडी समझ चुका है, और यहाँ पर आपने ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश कर दिया है कि कस्टमर के लिए एक नीड पैदा कर दी है कि हाँ, मुझे हेल्थ एनालिसिस करना ही करना है, मुझे डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जाना है, और मुझे ये हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर भी भरना है, सो दैट मैं अपने हेल्थ गोल की तरफ अपना नेक्स्ट कदम बढ़ा सकूं, इंटरप्रिटेशन और साथ में अपनी हेल्थ जर्नी शुरुआत कर सकूं। ठीक है, तो आज के सेशन से हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि वो जो 6 प्राइमरी हेल्थ मेजर्स हैं, आप अपने कस्टमर्स को कैसा समझाएंगे, कैसे समझाएंगे और कितना समझाएंगे, और साथ में ही जो है आपको कुछ टूल किट्स मिलेंगे एज हैंडआउट्स, और साथ में आपके लिए एक होमवर्क भी है मेरी तरफ से,
जिसमें आप बेसिकली किसी के साथ हेल्थ मेजर्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग द क्यू कार्ड्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड, और साथ में उस पर्सन से आप एचआरए भी फिल करवाएंगे। ठीक है, ये आपके साथ हमारी टीम शेयर करेगी। तो इसके साथ ही मैं अपना जो है सेशन एंड करती हूँ। होपफुली ये सेशन आपके लिए आपकी जानकारी के लिए जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहा हो, आपको काफी कुछ समझ में आया हो कि कैसे आपको अपने कस्टमर को अलाइन करना है हेल्थ एनालिसिस के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए और एचआरए भरने के लिए, ताकि वो अपना अगला कदम ले सके टुवर्ड्स द हेल्थ जर्नी। तो इसी के साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। नाउ आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ऑल योर पेशेंस, 1.5 घंटा सुनने के लिए। और अगेन अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं ले सकती हूँ क्वेश्चंस। हाउ मच टाइम वन शुड टेक फॉर हेल्थ असेसमेंट? तो अगर आप सिर्फ BCA की बात कर रहे हैं यानी ओमरॉन की बात कर रहे हैं, तो वो तो अपना टाइम लेगा ही, 2 to 3 मिनट्स मैक्सिमम, उतना ही। और उसको आपको थोड़ा सा गाइड भी करना है। पॉसिबल हो तो आप खुद करें, क्योंकि हो सकता है वो नंबर्स वगैरह में थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। तो कोशिश करें कि वो जो फर्स्ट हेल्थ एनालिसिस है BCA पे, वो आप खुद करें। और फिर आप जो हमारे नेक्स्ट सेशंस आएंगे उसमें आप इंटरप्रिटेशन भी समझेंगे कि कैसे आपको उसको इंटरप्रिटेशन भी समझाना है। तो वहां पे हेल्प होगी। तो अगर आपसे BCA की बात करें तो 2 से 3 मिनट मैक्सिमम। So, which are the exact points where you should be taking waist to hip ratio? मोस्ट कॉमन है, आप अपने नेवल से 2 इंच ऊपर ले सकते हैं। या दूसरा चीज आप कर सकते हैं, जो आपका जैसे जो पसली है, जो लास्ट वाली पसली है, और जो आपका हिप बोन है, उसके बिल्कुल सेंटर में। और जब भी आप वेस्ट टू हिप रेशो चेक करें, आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर आपका जो मेजरिंग टेप है वो इधर से ऊपर और इधर से नीचे आ रहा है। राइट, आप उसको बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड रखेंगे और वही आपका बेस्ट मेजरिंग वे है। जब आप हिप्स की बात कर रहे हैं, वेस्ट आपने समझ लिया, जो है अपने नेवल से जस्ट 1 इंच ऊपर। ठीक है, जस्ट 1 इंच ऊपर, या फिर अपनी सबसे लोएस्ट पसली और अपने हिप बोन के बीच में। और जो हिप का मेजरमेंट है, जो आपके हिप्स का जो सबसे चौड़ा पार्ट होता है, वहां से आप उसको मेजर करेंगे। भवानी जी, अभी ये जो रेंजेस हैं ये आपको अगले सेशन में यानी 6th सेशन में आपको डिटेल में पता चलेंगी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर हम बहुत ज्यादा रेंजेस डिस्कस करेंगे तो आप और आपके कस्टमर दोनों कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट सेशन यानी 6th सेशन में आपको इंटरप्रिटेशन और रेंजेस वगैरह सारी बातें डिटेल में पता चलेंगी। जैसे हमने कहा कि ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम डिजाइन ही ऐसे किया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा ना मिले और आपके कस्टमर को भी स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन मिले। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैक्सिमम टाइम वन शुड स्पेंड इन फिलिंग द HRA? सो अगेन दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अगर वो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट का टाइम काफी होता है। और अगर हो सके, यहाँ पे अगेन अगर हो सके, अगर आपका कस्टमर आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है तो आप ये भी कर सकते हैं। वैसे तो ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल चीज है, लेकिन वो क्योंकि आपके साथ शेयर करेंगे ही करेंगे, आप उनके साथ बैठ के उनको हर एक क्वेश्चन समझा सकते हैं और वो अकॉर्डिंगली फिल भी कर सकते हैं। बिकॉज कई बार क्वेश्चंस, वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही क्लैरिटी से दिए हुए हैं क्वेश्चनर में, लेकिन फिर भी अगर उनको कोई भी क्वेश्चन समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप उनको वो क्वेश्चन समझा सकते हैं।
हाउ इज इट पॉसिबल, सो क्वेश्चन है हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ डिस्टेंट क्लाइंट। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने तो असम के, उड़ीसा के जो है कस्टमर्स को भी जो है लिव 360 प्रोग्राम के दौरान टेक केयर किया, उनके ग्रुप में सजेशंस दिए हैं। तो ऑनलाइन तो इज द नाउ वे ऑफ लाइफ, है ना। अगेन बीएमआर की जब हम बात करते हैं तो इसका कोई एज सच आइडियल बीएमआर नहीं है, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि आप कितने सेडेंट्री हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपका जेनेटिक्स कैसा है, आपकी लीन बॉडी है, आपका लाइक ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। तो जब हम रेंज की बात करते हैं तो एज सच कोई आइडियल रेंज नहीं है, राइट। जैसे मैंने कहा कि हर बीएमआर इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन इसको इंप्रूव करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सजेशंस देने पड़ेंगे अपने कस्टमर को, वो आपको धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। हाउ टू सजेस्ट डाइट कनेक्टेड टू बीएमआर, ये भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे आपको करना है। अगेन मैं सेशन में सब कुछ अगर बता दूंगी तो अगेन इट विल बी टू मच इंफॉर्मेशन टू टेक इट वन गो। आने वाले सेशंस में आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे आप बीएमआर और फिजिकल एक्टिविटी को कनेक्ट करके आप उनके लिए कैलोरी बेस्ड डाइट प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इज हाइपोथायरॉयडिज्म रिलेटेड टू विसरल फैट। सो इसको आप ऐसे समझिए कि हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कंपैरेटिवली कम हो गया, बिकॉज आपके थायराइड पे 60 टू 70% तक का आपका मेटाबॉलिज्म डिपेंड होता है कि आपका थायराइड कितना एक्टिव है, कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है ना। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है इसका मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा यानी आपकी जो एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है। एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है इसका मतलब आपकी जो फैट अक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। जब फैट अक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है इसका मतलब आपका विसरल फैट भी बढ़ सकता है। तो विसरल फैट की वजह से थायराइडिज्म नहीं, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से विसरल फैट डेफिनेटली कनेक्टेड है। हाउ कैन वी कैलकुलेट हिप वेस्ट टू हिप रेशियो, अगेन आप मेजर कीजिए अपना वेस्ट मेजरमेंट और हिप मेजरमेंट इन सेंटीमीटर्स और फिर उसको डिवाइड करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। व्हाट क्लिनिकल टेस्ट टू सजेस्ट, अगेन बेसिक क्लिनिकल टेस्ट ओनली, स्पेशली अगेन जैसे मैंने कहा कि आपके पास अवेयर और अनअवेयर कस्टमर्स आएंगे। तो जो जिनको ऑलरेडी कुछ मेडिकल कंडीशंस है उनको पता है कि उनको कौन कौन से टेस्ट करने हैं अपने वैल्यूज को समझने के लिए, और जो अनअवेयर है उनको आप बेसिक टेस्ट आप नहीं सजेस्ट करेंगे। आप उनको बोल सकते हैं कि आप किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाएंगे तो वो आपको एक कंप्लीट पैकेज देंगे ताकि आपके डिफरेंट सिस्टम्स, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, उससे जानकारी, उससे रिलेटेड टेस्ट वो आपको सजेस्ट करेंगे बाय देमसेल्फ। ठीक है, सो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। आपके पेशेंस के लिए अगेन थैंक यू। एंड मैं फिर से आप लोगों से मिलूंगी, आप लोगों से इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। ऑल द बेस्ट फॉर योर होमवर्क, होपफुली आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि अगर आपने असेसमेंट सही से नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, सो बी केयरफुल। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हैव अ वेरी वेरी चीयरफुल डे। थैंक यू सो मच।